हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए 22 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं और जो प्रीवियस हमारे डेट जो निकल चुके हैं उसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पे स्थापित कर रहा है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे स्थापित कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? और उत्तर प्रदेश के बाद अगर पूछे कहाँ किस जगह पे, तो कहाँ पे? मथुरा में। कहाँ में? मथुरा। आपको याद होगा मथुरा रिफाइनरी पढ़े होंगे। तो मथुरा में किया जा रहा है। और मथुरा के पास आपने देखा होगा आपने कि मथुरा से कुछ ही दूरी पर क्या है? ताजमहल है। तो मथुरा रिफाइनरी से जो धुआं निकलता है उससे क्या होती है, जब वर्षा होती है तो जो आसमान में जो धुआं निकलेगा और उससे जो बादल बनेंगे और उस बादलों से जो वर्षा होती है उस ताजमहल को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो कई बार ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में पूछा गया है कि किस रिफाइनरी की वजह से ताजमहल को नुकसान होता है। तो यही रिफाइनरी है। कौन? मथुरा। तो याद रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेवेंट में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में या आने वाले किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलिएगा या रट लीजिए। प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजना की घोषणा की गई है। तो याद रहे जीवाश्म ईंधन, आपको पता जीवाश्म ईंधन किसे बोलते हैं? जो जमीन से निकाले जाते हैं जैसे कोयला, ठीक है, तो इन्हें जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा। नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच एक टैक्सी चलाने की बात हो रही है, जैसे पैड टैक्सी बोला जा रहा है। तो उसकी बीच की दूरी कितनी है? अक्सर उत्तर प्रदेश में दूरी से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितनी किलोमीटर की दूरी है? तो ये होगा आपका 14 किलोमीटर। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बनारस। ये भी देख लीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना। ये सारे करंट अफेयर आप लोग पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन भी आप लोग का हो रहा है। तो इतने क्वेश्चन से आप लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस टाइम के वो आपको यहाँ बता दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया है? तो कुछ टाइम है आप लोग के पास, तो इसे बताइए किसको किया गया है। इसमें दो ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका दिखेगा स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। तो आपको बताना है इसमें से किसका किया गया है, स्टार्टअप इंडिया है कि स्टैंड अप इंडिया है। तो किसका किया है अभी हाल ही में? बताइए। स्टैंड अप इंडिया याद रहेगा, बहुत बार आपने इसको सुना होगा। डिजिटल इंडिया के बारे में भी आपने सुना होगा। विलेज इंडिया आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमशीलता के लिए को क्या किया गया था? बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पीसीएस, आरओ इस तरह के डेटे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए आयुष मिशन योजना को जारी रखने की मंजूरी कब तक के लिए दी गई है? तो इसको दी गई है 2026 तक के लिए। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वो आपका कौन सा है? तो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? तो पहले तो जान लीजिए ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका दिल्ली। याद रहेगा, दिल्ली। तो दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश ने युआन टैब नामक योजना प्रारंभ की है?
इस योजना का प्रारंभ किसने किया, या केंद्र, पहले तो राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र, आपको ये सभी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ये तो आपको समझ में आ गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। एक है आपका स्टेट गुजरात, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें मोस्टली ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों में ही चेक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लद्दाख। इसे लॉन्च किया गया है जो क्लास 9th में बच्चे होते हैं, 9th to 12th में जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा एजुकेशन के लिए, क्योंकि पता है कोरोना की वजह से क्या हुआ है, हर बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, तो उनके टैब दिया जाएगा ताकि वो घर पे क्या कर सकें, डिस्टेंस लर्निंग, या आप समझ सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए योजना चलाई गई है, तो याद रखिएगा इस योजना का नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, कैसे बना केस, ठीक है, आइए देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में, यानी 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर है, भारत के आर्थिक विकास का अनुमान क्या लगाया है, यानी जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है, ये बताना है। एक्चुअली इसने अभी संशोधित किया है, पहले इसने अनुमान लगाया था 11%, जो अभी इसने घटा के कितना कर दिया है, 10%। तो कितना अनुमान लगाया है, 10%। इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है बैंकिंग के एग्जाम में ही आता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है बैंक एग्जाम, जैसे आरआरबी का अगर आप पेपर देंगे कोई सी भी बैंक का, तो उसमें मोस्ट चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो तत्काल के करंट अफेयर, तत्काल की कोई चीज़ अगर बदला हुआ रहता है तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और देखिए फिच रेटिंग एजेंसी का नाम भी आपने सुना होगा, इसने क्या किया, अनुमान को 2022 के लिए इसने भी घटा के कितना परसेंट कर दिया, 10%, ठीक है। पहले इसका भी था 10.5, लेकिन अब इसने 10% पे ला दिया है, तो ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, याद रखिएगा। अब एडीबी के बारे में देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब की थी, 1966 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई भी, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए क्या पूछता है कि इसकी है कहाँ पे, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था एग्जाम में, तो कहाँ पे आप याद रखिएगा, मनीला, कहाँ पे, फिलीपींस में, याद रहेगा। ये सारी चीज़ें आंकड़े याद करने पड़ते हैं, रट लीजिए। और इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है, तो मास्टर सुगु आसाकावा, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही सारी चीज़। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वनडे एग्जाम में, अगर आप पीसीएस के नीचे अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो 3 चीज़ें हमेशा याद करके रखिए। पहले तो किस डेट में उसका फॉर्मेशन हुआ, दूसरा क्वेश्चन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तीसरा वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है। अगर आपको इतना पता है तो मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको इसमें एक अगर नया अगर पूछेगा, तो अगर वनडे एग्जाम में क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभार ही पूछा गया। अगर 10 एग्जाम है, अगर 20-25 एग्जाम दे रहे तो उसमें शायद एक में पूछा जाए, लेकिन अगर 10 एग्जाम में तो मैक्सिमम में इन्हीं 3 में से आपको क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया S-500। अब आपको थोड़ा न्यूज से कनेक्ट कीजिए। आपने S-400 का नाम सुना होगा, जब भारत चाइना के बीच टेंशन बढ़ा था तो भारत सरकार ने S-400 को जल्द से जल्द मंगा के क्या की थी, भारत चाइना बॉर्डर पे उसको लगा दिया था। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक देश का नाम आ रहा था, किसका, रूस का। तो ये जो 500 है, ये S-400 का मतलब है कि ये लगभग 400 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, 400 से लेके 450 तक, 450 किलोमीटर हार्डली। लेकिन ये क्या करती है, क्या ये मिसाइल है सीधे दूसरे देश पर अटैक करेगी, नहीं, बाहर से आ रही किसी भी मिसाइल को ऊपर ही ये मार के गिरा देंगे, यानी ये सरफेस टू एयर है। क्या ये सरफेस टू एयर है। ये करती क्या है कि अगर कोई मिसाइल चाइना अगर हमारी अपने साइड से चाइना और इधर अगर इंडिया है, तो अगर ये कोई मिसाइल इधर से छोड़ता है तो इसकी जो रडार कैपेसिटी है, जो इसकी रडार है, इसको पता करके और क्या करेगी, ये मिसाइल यहाँ से निकलेगी और आकाश में इस मिसाइल को मार गिराएगी, जिससे ये मिसाइल क्या होगा, धरती पे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह S-500, अब इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि 500 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, प्रोटेक्शन दे सकती है। यानी अगर कोई, यानी एक तरह से ये बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कर सकती है, रोक सकती है, यानी इसे आकाश में क्या करेगी, नष्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, वो किसी देश को नुकसान नहीं होगा। अगर युद्ध होता है तो उसमें हम आने वाली मिसाइलों को अपने देश में गिरने से क्या कर सकते हैं,
रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है, सरफेस टू एयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार किस राज्य में भारतीय विरासत संस्था स्थापित करेगी? तो कहाँ पे करेगी? ये भारतीय विरासत संस्था स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे करेगी ये आपको बताना है, सोच के बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश के जो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अब इसको स्थापित किया जा रहा है तो ये एक चीज़ ही केवल नहीं है कि केवल यहाँ पे भारतीय विरासत संस्था एक तरह से नाम दिया जाएगा, इसमें एक बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या शामिल हैं। जैसे आपका कला, जो कलाकृतियाँ होती हैं वो भी शामिल हैं, संरक्षण शामिल है, संग्रहालय विज्ञान है, अभिलेख अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, यानी इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो यह एक तरह से क्या होगा, सभी के सभी पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या होंगे, कराए जाएंगे। तो एक तरह से प्रशिक्षण संस्थान भी ये होगा, यानी एक बहुत बड़ा एक संस्था बनेगा ये। और इस संस्था की जो स्थापना किया जा रहा है वो पुरातत्व विभाग या पुरातत्व आप बोल सकते हैं, जो पुरातत्व हमारी संस्थान है का क्या नाम है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थान है उसके द्वारा किया जाएगा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, अगर मान लीजिए जगह का नाम पूछे तो नाम आपको दे सकता है, शायद आपको दे दे एग्जाम में नोएडा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, नोएडा भी दे सकता है, ग्रेटर नोएडा, तो याद रखिएगा नोएडा। यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ, केवल नोएडा होना चाहिए, ग्रेटर लगा देगा तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। अगर नोएडा में अगर पूछ दे तो आपको क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर ये दे सकता है, या गौतम बुद्ध नगर भी दे सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको याद करके चलनी है। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ये आपको अच्छे से याद होगा। अब ये मैंने बता भी दिया, 2-3 बार आपका हो गया तो आप अच्छे से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, एक सम्मेलन, तो एक उसमें क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। कहाँ पे हुआ ये? तो ये भी क्या हुआ, कहाँ पे हुआ है? बनारस में। याद रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को अब याद करना है, मैंने सिर्फ बता दिया है। तो अगर जो हमारी बात अच्छे से सुनेंगे सिर्फ वही उन्हीं को याद रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वाले अच्छे से याद करके चलेंगे, जिनको उत्तर प्रदेश देना है वो अच्छे से इसको याद रखेंगे। आने वाले किसी भी उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बुक विलेज की स्थापना की गई है? तो किस राज्य में किया गया बुक विलेज की स्थापना, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में किया गया है? तो केरल में। याद रहेगा, यहाँ पे एजुकेशन आपको पता है 99% है, कई जगह आप पढ़ेंगे तो 100% भी है, यानी यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। तो देख सकते हैं इस तरह की योजना चलाई गया है। इस तरह की योजना इसलिए चलाई गई है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो वो एजुकेशन में बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, तो उनको इसमें क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। उनके घरों में क्या होगी, बुक सप्लाई होंगी, ताकि वो घर पे ही बच्चे क्या कर सकें, रह के पढ़ाई कर सकें। आइए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। केरल के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल के 1 अप्रैल इसको क्या दिया गया है, खिताब दिया गया है। ये फर्स्ट यहाँ हटा दिएगा, ये गलत लिख दिया गया है। तो फर्स्ट विलेज का क्या मिला है, खिताब मिला है, इसे फर्स्ट विलेज होगा। यहाँ पे अप्रैल गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो यह देख लीजिएगा, केरल को फर्स्ट विलेज का क्या मिला है, खिताब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मैगलेवे ट्रेन प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? तो ये सबसे तेज गति से चलने वाली, आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे तेज गति से चलने वाली क्या है, ये ट्रेन है। तो किसने किया है? तो इसने किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने। इसको किसने किया है? तो चीन हो जाएगा। और ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है, चलती है। याद रहेगा। अब देखिए, ये जो चलेगी तो इतनी स्पीड जो पकड़ती है वह विद्युत चुंबकीय बल का प्रयोग करके चलाया जाता है। यानी ये जो पटरी है और जो ट्रेन है इसके बीच में क्या होता है,
विद्युत तरंगों की तरह ये थोड़ी सी ऊपर उठी रहती है और बड़ी तेज गति से क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस योजना पे जो चीन ने काम करना शुरू किया था, ये 2016 यानी 2016 से इस योजना पे ये काम कर रहा है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये देखिए, मेरठ ट्रेन पर प्रारंभ किया, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। अब विश्व स्तर पर यह सबसे तेज गति से चलने वाला वाहन है। अब याद रहेगा। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग, याद रखिएगा क्या है, बीजिंग। और शी जिनपिंग, आपको याद होंगे शी जिनपिंग, कोई बार इनका नाम भी आता है तो याद रखिएगा। जिनपिंग है तो कुछ नहीं याद हो तो पिंग याद रखिएगा, जिनपिंग काम बन जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना प्रारंभ किया है? आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये है आपका SBI है, LIC है, HDFC है और ICICI है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? LIC के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा। याद रखिएगा, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। कहाँ पे? मुंबई में। बस ये चीज़ अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अंतरिक्ष यान है, यानी अंतरिक्ष में जा सकते हैं और ये अभी हाल ही में किया गया है। तो वो बताइए किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ब्लू ओरिजिन। किसके द्वारा? ब्लू ओरिजिन। अब ये ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? तो ये अमेजॉन के संस्थापक की है। तो अमेजॉन के संस्थापक की ये क्या है? ये कंपनी है। याद रहेगा ब्लू ओरिजिन। अब इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह से देखिए, स्पेस एक्स भी क्या करता है? अंतरिक्ष में भेजता है। नासा ही भेजता है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं भेजता। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये एजेंसियाँ जो क्या हैं, अंतरिक्ष सेटल बनाने का काम करती हैं। तो आपको याद रहेगा ब्लू ओरिजिन, जो आम व्यक्तियों को अंतरिक्ष में क्या करेगा? पर्यटन कराया जाएगा। यानी अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप इस अंतरिक्ष यान में बैठ के क्या कर सकते हैं? अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकते हैं। तो पैसा है तो बुक कराइए और आराम से घूमिए। तो ये सारी चीज़, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए क्योंकि हाल ही में इसको किया गया है। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो जो जेफ बोजेस हैं, ठीक है, अच्छा अमेजॉन के हेड पता होगा ना, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने CEO पद से। तो जेफ बोजेस ने इसे क्या किया था? लॉन्च किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपके गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये प्रीवियस टाइम का क्वेश्चन है तो देख लीजिए कहाँ पे किया गया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गुजरात में। आइए कुछ और बातें हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम में देखते हैं। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं यहाँ पे वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वही कराए जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ला के यहाँ डाल दिया और फिर आपका टाइम वेस्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ध्यान से पढ़िए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। आगामी जो 3 या 4 महीने बाद जो भी एग्जाम होगा, 2-3 महीने बाद, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो याद है, गुजरात में कच्छ जिले का गुलरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजन किया गया। और ये जो आप एक सीरियल देखते होगे, बालिका बधू, टीवी पे सीरियल आता है, तो जो बालिका बधू जो सीरियल है उसी से प्रेरित है ये। ठीक है, ये जो पंचायत जो आपके शुरू की गई है, पंचायत आए जो बालिका पंचायत आयोजन किया गया है, वो किससे? बालिका बधू धारावाहिक जो आती है, सीरियल आता है, उसी से प्रभावित है। और कच्छ जिले के गुलरिया गांव में किया गया है। और कच्छ तो पता ही है कच्छ क्या है। और कच्छ और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका कच्छ है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और अगर कच्छ के बीच में 24 डिग्री की लाइन है, जिसे चाहता है चाइना बोल रहे हैं, यह पाकिस्तान चाहता है कि इसे क्या मिला जाए? अंतर्राष्ट्रीय रेखा मानी जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। एक चीज़ तो आप याद रखिएगा। अब यहीं पे बात आ रही है पंचायत, तो आपको ये भी पता होगा पंचायत किस अनुसूची में है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है। अगर थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए तो यहाँ पे क्या है? 11वीं। और भाग अगर देखा जाए तो 11वीं अनुसूची हो जाएगा। अब भाग क्या है? तो भाग आपका हो जाएगा 9। तो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए अब देखते हैं, ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था। एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपके हरियाणा राज्य है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो पूरे भारत में चलाया जाता है MSME सेक्टर के द्वारा, इसे बताया जा चुका है। ठीक है, इसे देखिए गलत हो गया है। तो भारत का पहला जो बिच्छू फल है उत्पादन अभ्यास किस राज्य में किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। आइए और देखते हैं, मातृ कवच कोविड टीकाकरण अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो
केरल में, इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्टिंग में 100 महिलाओं को पहले स्लॉट में किया गया, जो गर्भवती महिलाएं थी, गर्भवती महिलाओं जो थी उनके लिए था, तो ये अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तक आरक्षण देने की बात की है 10%। इसमें पता है ना 10%, आप फॉर्म भरते हुए तो उसमें भी आता है, तो इस तरीके से भी चीज़ें आपको रिलेट करके याद कर। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने परमिशन दे दिया अपनी समय में। अब देखिए, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में 2014 से मनाया जा रहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली फंड मैनेजर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, यानी कितनी फीसदी कर दी गई है, जो पहले कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। तो देखिए, पहले थी कितनी, 49%। कितनी थी, 49%। तो पहले कितनी थी, 49%। अब कितना कर दिया गया है, 74%। तो याद रखिएगा, अभी कितना है वर्तमान में, कर दिया गया 74%। यानी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट, FDI जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्टकट में FDI। अभी कुछ दिन पहले इंडेक्स आया था कि FDI प्राप्त करने में भारत का चौथा स्थान है, तो आप लोग बताइएगा। और पहला कौन था, तो पता ही है, US से पता होगा, तो भारत का बताइएगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो होती थी प्रणाली, उसमें कितना परसेंट कर दिया गया, FDI को कितना कर दिया गया है, 49% से बढ़ा के 74%। एग्जाम में कभी भी आ सकता है, यानी 49 से सीधे क्या कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं कभी भी एग्जाम में। चलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% बढ़ा कितना कर दिया है, 74% कर दिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी और 2009 में इसे क्या कर दिया गया था, सभी के लिए खोल दिया गया था। यानी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अब क्या कर सकते हैं, इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। कैबिनेट ने अभी क्या किया था, महंगाई भत्ता जो था 17% बढ़ा कितना कर दिया था, 28% कर दिया है। और ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों के पैसे बहुत काटे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन किन देशों को शामिल किया है। तो 3 ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल हुए, किसमें, ICC में। तो बताइए कौन कौन से शामिल हुआ है, आप इसको पढ़ चुके होंगे, आइए बताइए। तो किसे किया गया है, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, मंगोलिया को। और इसके शामिल होते ही टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 106। आइए देख लेते हैं इसके बारे में और सारी चीज़ें। तो स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, मंगोलिया को शामिल किया गया। इस प्रकार कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, 106 हो गई, जिसमें सहयोगी की संख्या कितनी है, 94। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, भैया जो क्रिकेट देखता है उसको अच्छे से पता होगा, जो नहीं देखता होगा याद कर लेगा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। परिषद की स्थापना कब की गई थी, 15 जून 1909। याद होगा अच्छे से, इतिहास से भी संबंधित है, पॉलिटिक्स से भी संबंधित है, याद कर लीजिएगा कोरिलेट करके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। कौन है, ग्रेग बर्कले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई, इंपॉर्टेंट है, जो मैच देखते हैं उनके लिए तो आसान है कि याद भी हो जाएगा। आइए यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो गोकुल केरल AFC कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ जो भी चीज़ें क्वेश्चन दिया गया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को अलग से छांटने के बाद ये जो क्वेश्चन मिलता है उसी सिर्फ लाया गया, ताकि जो एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस होते हैं वहाँ, वही सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपको दोबारा कराए जा रहे हैं। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज बने हैं, पहले बने, मैंने पहले बोला था इस तरह के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कौन बने, दीपक काबरा। कौन बने, दीपक काबरा। तो दीपक से याद रखिएगा, दीपक उजाला देता है और काबरा, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 से होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है, इनके बारे में कई बार पढ़ चुका हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 वाला था वो 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो हरियाणा में। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता समाप्त कर दिया, तो ये किसने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने किया, कि सऊदी अरब ने किया, कि पाकिस्तान ने, कि अफगानिस्तान में, बताइए सोच के। तो कौन सा देश है चारों में से, तो है आपका ये सऊदी अरब। याद रखिएगा, यहाँ पे एक तरह से समझिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखा जा रहा है, तो इसी से संबंधित है, किससे, सऊदी अरब से। नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को।
और 20 जुलाई को ही नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, चंद्रमा पर कदम रखा था। उसी दिन से ही इसे मनाने की परंपरा चालू हुई थी। आइए देखते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने क्या किया था, चंद्रमा पे उतरे थे। और इन्होंने विज्ञान अन्वेषण के दिवस के रूप में क्या किया था, मनाया जाता है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और दिवस देखिए। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संबोधित किया था देश को। विश्व जनसंख्या दिवस पता ही है 11 जुलाई, और यूपी में जनसंख्या नीति लाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया जनसंख्या को नियंत्रण करना है, तो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस सबको पता है 1 जुलाई होना चाहिए, और 1 जुलाई ही रहेगा। और रीजन भी है कोरोना को याद में ध्यान में रखते हुए इसे याद करिएगा। जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ वही यहाँ पे बताया हूँ मैंने। बाकी तो रोज़ 1-2 दिवस हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, सभी रट भी नहीं पाएंगे और सभी याद भी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक किसे चुना गया है, तो ये बताइए किसे चुना गया है। यहाँ पे 4 नाम है, तो किसे चुना गया है, लेओस कैरेक्स एनेट को। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए आइए कांस के बारे में पूरा जान लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो लेओस कैरेक्स एनेट को सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तरीनेट रिनसव हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, कालेब लैडी जोन्स। अक्सर जो इस तरह के पुरस्कार होते हैं उनसे निदेशक का नाम और जो फिल्म होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो एक जो कांस का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो मिला है जूलिया डुकोनो को पाल्मे डी। जो पाल्मे डी और होता है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है कांस का, जिसको मिला है जूलिया को। ठीक है, तो याद रखिएगा, जूलिया याद रखिएगा, तो जूलिया कर लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वाटर ब्यूरियल को। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो इंडिया इससे ना पूछ के, इंटरनेशनल से ना पूछ के नेशनल ही पूछ दे। यह फिल्म पर्यावरण संरक्षण पर बनाई गई है। किस पे बनाई है, पर्यावरण संरक्षण पे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो शकुंतला हरक सिंह ने। किसे ने जीता है, तो शकुंतला हरक सिंह ने। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है। देखिए पंचायत से संबंधित कितनी सारी चीज़ें हैं, तो और याद होगा बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी का क्रिटिसिज्म भी हुआ था, तो ये सब चीज़ों से कोरिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो ये जीता है आपका, प्रथम स्थान आया उत्तर प्रदेश ने। ये पुरस्कार दिया जाता है कि पंचायत में आप कितना ज़्यादा न्यू प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग किया है, और उत्तर प्रदेश वाले एडवांस तो ही हैं। घर घर लैपटॉप, घर घर मोबाइल है, टेंशन ही नहीं है। पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे पर संयुक्त रूप से ये रहे, और तीसरे पर संयुक्त रूप से ये रहे, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश को इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता ही है, पंचायत के बारे में भी हमने बात किया था, पॉलिटी में और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर क्या करते हैं, नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हैं। तो भैया सभी लोग अपना अपना लैपटॉप मोबाइल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, चलिए तो ये आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी आपको करा दिए गए, और जो कुछ प्रीवियस टाइम के जो क्वेश्चंस थे जो आपका लगभग समझिए मई जून तक के, वो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो भी करा दिए गए। तो इसे अच्छे से वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको भी अपनी तरफ से लगे उसे अपने बुक में नोट करते चलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए यहाँ मेंटोर क्लासेस लखनऊ आप सर्च करेंगे तो हमारा ये चैनल आपको मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब लिंक है, और ये टेलीग्राम, ये हम लोग व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी है। तो आप इसे ज्वाइन करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी सेंड करें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।